हम लोगों ने अब तक पॉपुलेशन इंटरेक्शन में दो इंटरेक्शंस को पढ़ लिया था। सबसे पहला पढ़ा था हम लोगों ने कौन सा, प्रेडेशन, और दूसरा पढ़ा था म्यूचुअलिज्म। बेटा अब जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसका नाम है कंपटीशन। ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन का सबसे बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे टॉप टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे और उन सब से क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं बेटा कंपटीशन के बारे में। देखिए कंपटीशन एक इस तरीके का इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही स्पीशीज को हार्म होने वाला है। दोनों ही स्पीशीज को हार्म होगा। जो भी दोनों कंपीटिंग स्पीशीज हैं वो एक दूसरे से जो है हार्म होंगी। अब यहाँ पे होता क्या है, सपोज करो दो स्पीशीज हैं जो एक दूसरे से कंपीट कर रही हैं। अब कंपटीशन किसी भी तरीके का कंपटीशन हो सकता है। अगर वो विद इन द सेम स्पीशीज कंपटीशन हो रहा है तो बेटा उसे हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कह देते हैं। अगर कंपटीशन एक ही स्पीशीज के बीच में हो रहा है तो उसे इंट्रा स्पेसिफिक कह देते हैं। अगर दो अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे से कंपीट करेंगी तो उसे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं बेटा। अब ज्यादा कंपटीशन उनके बीच में होता है जिनके कॉमन रिसोर्सेज होंगे। जिन भी स्पीशीज के कॉमन रिसोर्सेज होते हैं या जो भी डिपेंडेंट होते हैं कॉमन रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे कॉमन फूड है, कॉमन हैबिटेट है, कॉमन स्पेस है। और कंपटीशन किसी भी बेसिस पे हो सकता है। वो फूड के लिए हो सकता है, मीट के लिए हो सकता है, स्पेस के लिए हो सकता है, टेरिटरी के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए कॉम्पीट कर सकती है स्पीशीज। लेकिन ज्यादातर कंपटीशन की एफिशिएंसी उन स्पीशीज के बीच में होगी बेटा जो कॉमन सोर्सेज के ऊपर, जैसे दो अलग अलग स्पीशीज जिनका फूड एक हो वो भी कंपीट करेंगी, और सेम स्पीशीज तो आपस में सबसे ज्यादा कंपीट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है तो वो कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाएगा। और दो अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं तो उसे हम लोग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कह देते हैं। अब बात अगली ये है कि जब भी कंपटीशन होगा, सपोज करो ये पहली स्पीशीज है, ये दूसरी स्पीशीज है जो दोनों आपस में कंपीट कर रही है। अब दोनों स्पीशीज के बीच में कंपटीशन है तो ऐसा होगा, एक स्पीशीज कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर होगी और दूसरी वाली कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर होगी। तो जो इंफीरियर स्पीशीज होगी बेटा उसका क्या होगा, फिटनेस रिड्यूस होगा। अब फिटनेस से क्या बात है, देखिए दो तरीके की फिटनेस है। एक होता है बेटा सर्वाइवल फिटनेस, पहला टर्म है सर्वाइवल फिटनेस, कब होगा उसका, और दूसरा उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस कब होगा। उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस कब होगा, कहने का मतलब ये है कि सपोज करो एक स्पीशीज है, उसके डेली बेसिस पे फाइट हो रही है, तो एक इंफीरियर स्पीशीज क्या करे, वो उस एरिया में जाना छोड़ दे या वो एक पर्टिकुलर जोन में जाके रहने लग जाए जहाँ पे कॉमन फूड उसको नहीं मिल पा रहा जितने उसको फूड सोर्सेज मिलने चाहिए, जिसकी वजह से वो फिजिकली वीक बन जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो सर्वाइवल फिटनेस है वो कम हो रही है। वीक बनने की वजह से वो कम हो रहा है, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम हो रही है और उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी उस सर्वाइवल फिटनेस की वजह से कम होता चला जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, दो स्पीशीज जो आपस में कंपीट करेंगी, इसमें एक स्पीशीज का फिटनेस रिड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे एक कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज है जिसकी वजह से वो वहां पे उसको आराम से फूड नहीं मिल पा रहा, आराम से वहां पे वो रह नहीं पा रहा। तो कंपटीशन में सबसे पहला पॉइंट इन्होंने इसी बात को दे रखा है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें एक स्पीशीज का फिटनेस रिड्यूस हो जाएगा। फिटनेस को इन्होंने आर वैल्यू कहा गया है बेटा, फिटनेस को किसी भी स्पीशीज के आर से डेजिग्नेट किया गया है। तो किसी भी स्पीशीज की फिटनेस क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। तो जो स्पीशीज की प्रेजेंस में उस दूसरी वाली स्पीशीज का फिटनेस लो हुआ है तो ये वाली स्पीशीज तो हमारी कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज होगी, और जिसकी फिटनेस रिड्यूस हो रही है वो स्पीशीज हमारी कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज होगी। ठीक है, और दूसरी बात और है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है वो हमारे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में एक पोटेंट फोर्स है। अब यहाँ पे इवोल्यूशन की बात आ जाती है। आप याद करिए जब हम लोगों ने डार्विन की लॉ पढ़ी थी तो डार्विन की लॉ में हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि भाई फूड एंड सोर्सेज थे, फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो गया था। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होने के बाद में वहाँ पे जो भी स्पीशीज उस स्ट्रगल में अपर एंड पे थी वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रही थी। तो जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच से चलेगी स्पीशीज, जो उस स्ट्रगल में या उस कंपटीशन में
हमेशा आगे रहेगी, वो स्पीशीज ही सरवाइव करती है और वही स्पीशीज आगे रिप्रोडक्शन कर पाएगी या रिप्रोड्यूस कर पाएगी और आगे अपनी प्रोजेनिस को बना पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात की गई है कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन मतलब दो स्पीशीज के बीच में हुआ कंपटीशन क्या है। अगर जो स्पीशीज उस कंपटीशन में, जैसे दो स्पीशीज है, ये स्पीशीज ए है, ये स्पीशीज बी है, दोनों के बीच में किसी फूड को लेके कंपटीशन हो रहा है, तो इसमें जो भी स्पीशीज उस कंपटीशन में अपर हैंड पे रह रही है वो स्पीशीज क्या होगी, सरवाइव करेगी और दूसरी वाली वहां पे खत्म हो जाएगी, और जो सरवाइव करेगी वही रिप्रोड्यूस कर पाएगी और वही रिप्रोड्यूस करके उसकी प्रोजेनी आगे बना पाएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो यहाँ पे इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हमारे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में एक पोटेंट फोर्स प्रोड्यूस मतलब पोटेंट फोर्स है। अब अगली बात यहाँ पे की गई है कि कंपटीशन ज्यादातर बेटा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कंपटीशन ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनके सेम लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अब कम चीज है जो उसकी डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी उसमें, जैसे आप सपोज करो, इसको आप कंपैरिजन करके देखिए कि कोई भी सरकारी सर्विसेज है, सीट्स कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो वहाँ पे कंपटीशन में लड़ाई तो करेंगे नहीं कि जो मार के पहुँच जाएगा वही पाएगा MBBS की सीट, ऐसा तो कंपटीशन होगा नहीं। तो यहाँ पे कंपटीशन किस तरीके का होगा, यहाँ पे कंपटीशन होगा बेटा रिटन, मतलब आपकी मेंटल एबिलिटीज़ के बेसिस पे। तो जो भी मेंटल एबिलिटीज़ जिसकी अच्छी होंगी वो उस जगह पहुंच जाएगा, वो नहीं, और जिसके पास नहीं वो नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरीके से जो भी स्पीशीज क्लोजली रिलेट होती हैं, मतलब जिनके कॉमन सोर्सेज हैं, फूड है, स्पेस है, हैबिटेट है, मेट है और टेरिटरी है, उनके बीच में कंपटीशन सबसे ज़्यादा होना है, सबसे ज़्यादा होना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ तो इन्होंने ये बात कही है कि भाई क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज हैं उनके बीच में कंपटीशन होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी कंपटीशन को ऐसे भी देखा गया है कि दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज हैं वो भी एक दूसरे के साथ में compete कर, उससे सिमिलर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा सिमिलर स्पीशीज वाली या जो सिमिलर रिसोर्सेज वाली स्पीशीज हैं वही compete करती हैं। कभी कभी अनरिलेटेड स्पीशीज भी आपस में compete कर लेती हैं। इसमें उदाहरण इन्होंने दिया हुआ है कि साउथ अमेरिकन लेक्स के अंदर फ्लेमिंगोज और फिशेस जो टोटली एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, भाई फिशेस पानी में रह रही हैं, जो फ्लेमिंगोज हैं, बर्ड्स हैं, वो दोनों ही compete कर रही हैं इसके लिए, जू प्लैंक्टॉन्स के लिए। ये फ्लेमिंगोज को दिखाया हुआ है इन्होंने, ये फ्लेमिंगोज फिशेस के साथ में compete करती हैं किसके लिए, जू प्लैंक्टॉन्स को खाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा बेटा अब इन्होंने अगली बात कही है इंटरफेरेंस कंपटीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फूड बेशक अबंडेंट हो, उसके बावजूद भी कभी कभी दोनों स्पीशीज compete करने लग जाती। जैसे जसप्रीत है और प्राची है, ये दो स्पीशीज हैं, दोनों की फीडिंग एफिशिएंसी 5-5 रोटी की थी, दोनों 5 रोटियां खा सकती थी और अबंडेंट था फूड, मतलब ऐसा था कि इनको आराम से जिंदगी भर 5 रोटी एक सुबह शाम मिलती रही इन्हें। ठीक है, अरे पूरी जिंदगी नहीं, मतलब सुबह शाम पूरी लाइफ टाइम मिलती रहे। अब क्या हुआ, जसप्रीत ने अपनी फीडिंग एफिशिएंसी बढ़ा दी, वो 5 की जगह 9 रोटी खाने लग गई, 5 की जगह 9 रोटी खाने लग गई जसप्रीत। तो प्राची को कितनी रोटी मिल रही है अब? 1, क्योंकि उसके हिस्से की भी वो 4 खा गई, उसके हिस्से की भी वो 4 खा रही है। तो इसमें क्या किया, प्राची की फीडिंग एफिशिएंसी को जसप्रीत ने कम कर दिया, तो इसने क्या किया, इंटरफेयर किया उसकी फीडिंग में। तो इस कंपटीशन को हम लोग कहेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन, दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो इंटरफेरेंस कंपटीशन तब भी हो सकता है जब रिसोर्सेज क्या हो, अबंडेंट हो। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज, कौन है वो, प्राची, इज रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, कौन, जसप्रीत, इवन इफ रिसोर्सेज आर अबंडेंट। तो अबंडेंट रिसोर्सेज है, उसके बावजूद भी एक स्पीशीज की फीडिंग एफिशिएंसी को दूसरी स्पीशीज ने कम कर दिया, और इस कंपटीशन को क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेयर कर दिया बेटा। अब यहां पे
इन्होंने ये बात कह दी इंटरफेरेंस कंपटीशन। अब अगला कह दिया है इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है एविडेंसेस ऑफ कंपटीशन, कि भाई कंपटीशन के एविडेंसेस क्या क्या है। तो सबसे पहला एविडेंस इन्होंने दिया हुआ है गैलापागोस आइलैंड पे। गैलापागोस आइलैंड वही आइलैंड है बेटा जो चार्ल्स डार्विन जिसके ऊपर गए थे, याद होगा आपको, जिसके ऊपर चार्ल्स डार्विन ने अपना काम किया था। तो वहां पे एक बहुत अलग टाइप की टॉर्टोइज स्पीशीज मिलती जिन्हें अबिंगडन टॉर्टोइज कहा जाता था। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे बेटा, और उनके लिए एक फेवरेबल हैबिटेट था। वहाँ पे ग्रासेस डेंस थी, उन्हीं ग्रासेस में ये टॉर्टोइज रहते थे। वहाँ उन ग्रासेस की वेजिटेशन में जो इंसेक्ट छिपे रहते थे वो उनका फूड था, इनका, इन्हीं टॉर्टोइज का। और दूसरा बेटा वो प्रेडेटर से भी छुपे रहते थे ये टॉर्टोइज आराम से। अब क्या किया गया, गोट्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया, गोट्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया उस गैलापागोस आइलैंड पे जहाँ पे कभी अबिंगडन टॉर्टोइज रहते थे। तो उन गोट्स की जो फीडिंग एफिशिएंसी थी, मतलब उनकी जो ग्रेजिंग कैपेसिटी थी, उनकी जो चरने की कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में उन ग्रासेस को वहाँ से खाया और ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से जो उनका हैबिटेट था अबिंगडन टॉर्टोइज का वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जिसकी वजह से 10 साल के अंदर, एक डिकेड के अंदर वहाँ से सारे के सारे अबिंगडन टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, आपका कंपटीशन का, जिसमें गोट ने डायरेक्टली टॉर्टोइज को नहीं मारा है लेकिन इनडायरेक्टली वो टॉर्टोइज खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि उसका फूड खत्म हो गया वहाँ पे और उसका हैबिटेट खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो टॉर्टोइज वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले लिखा हुआ है अबिंगडन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड become extinct within a decade after goats were introduced on the island due to greater browsing efficiency of goats। तो ये अबिंगडन टॉर्टोइज है, ये देखने वाला, ये अबिंगडन टॉर्टोइज ये स्पेशली उसी रीजन में मिलता था और इसकी लाइफ बहुत बड़ी होती है। और ये इन्होंने गोट्स का फोटो दिखा रखा है कि इन्होंने ही उस ग्रास को खत्म किया जिसकी वजह से ये सारे टॉर्टोइज खत्म हो गए। तो ये एक एविडेंस है। जी बेटा, जी बेटा, तमीज की हो तो पूछना, नहीं हो तो मत पूछना। अब सुनिए मेरी बात, अगला टॉपिक है, देखो हम लोगों ने कंपटीशन के अंदर सबसे पहला एक सब टॉपिक पढ़ा था, कौन सा, इंटरफेरेंस कंपटीशन पढ़ा था। अब दूसरा एक और है जिसे कहा जाता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। बेटा इस टॉपिक को आप अभी रीडिंग मत करिएगा, अभी जब मैं पहले समझा दूं उसके बाद रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये एक फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट है ये, इस फॉरेस्ट में दो स्पीशीज रह रही हैं बेटा। एक तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज है, जो मैं पर्पल कलर से ये बना रहा हूं, ये सारी की सारी कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज हैं, ठीक है। और ये इस फॉरेस्ट के ज्यादा एरिया को कवर करती हैं, मतलब उसमें रह रही हैं। और इनकी वजह से ब्लू कलर से बना रहा हूं कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज को, जो उन्होंने अपना क्या किया है, एक टेरिटरी डिसाइड कर लिया कि भाई हम जो है ना इस नैरो जोग्राफिकल रीजन है इसी में रहेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इस रीजन से उस तरफ जाएंगे तो हमें सुपीरियर स्पीशीज से compete करना पड़ेगा रिसोर्सेज को लेके, तो उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके हमें फूड मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग अपनी एक टेरिटरी बनाते हैं, उसी में अपना रहेंगे और उस जोन में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे पहले क्या था, वो नैरो जोग्राफिकल रीजन में रह रहे थे। क्यों, क्योंकि उस रीजन में इनकी कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज रह रही थी। अब क्या किया गया, जब हमने एक्सपेरिमेंटली इन सारी स्पीशीज को यहाँ से हटा दिया, इन कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज को हटा दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज थी, मतलब जो पहले कभी जंगल के एक छोटे से हिस्से में रह रहे थे, सुपीरियर स्पीशीज के हट जाने के बाद इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज बढ़ा लिया। और बेटा डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज बढ़ा के ये धीरे 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 उस पूरे जंगल के एरिया में रहना इन्होंने शुरू कर दिया। तो अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़िए कि एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज किसकी, इस स्पीशीज की, जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज एक्सपेंड हुई, मतलब बढ़ गई, ऑफ स्पीशीज व्हेन कंपीटिंग स्पीशीज इज रिमूव्ड। तो जो कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज थी उसको जब हमने वहां से हटाया तो इंफीरियर स्पीशीज ने क्या किया, अपनी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज को बढ़ा लिया। इसी चीज को क्या कहते हैं बेटा, कॉम्पिटिटिव रिलीज कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब यह है
कि जो कॉम्पिटिटिवली या इनकी कंपीटिंग स्पीशीज थी, जब उन्हें हमने यहां से रिलीज कर दिया, मतलब वहां से रिमूव कर दिया, उसके बाद में दूसरी वाली जो स्पीशीज है उसने अपनी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज को बढ़ा लिया। सिंपल सी बात है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉम्पिटिटिव रिलीज। मतलब एक स्पीशीज के हट जाने से दूसरी स्पीशीज वहां पे फैल जाए, उसी चीज को कॉम्पिटिटिव रिलीज कह दिया जाता है। अब अगली बात, यहाँ पे एक और एविडेंस दे रखा है इन्होंने, एक और एविडेंस दे रखा है, जैसे अबिंगडन टॉर्टॉइज और गोट का एग्जांपल था, इसी तरीके से कॉनल्स नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने स्कॉटलैंड के जो रॉकी सी कोस्ट थे वहां पे एक्सपेरिमेंट किया था। जो स्कॉटलैंड है, उस स्कॉटलैंड के जो कोस्ट है वहां पे भी क्या था, रॉक्स थे। जैसे रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी बताई थी मैंने उसके अंदर आपको जब पढ़ाया था, तो ऐसे ही रॉकी सी कोस्ट थे, मतलब कोस्टल रीजन पे हमारे रॉक्स होते हों, उनकी बात की जा रही है। तो उन रॉक्स के ऊपर बेसिकली दो स्पीशीज रहती थी बेटा बर्नैकल की। बर्नैकल क्या होते हैं? बर्नैकल इस तरीके के दिखते हैं बेटा, ये सेडेंट्री होते हैं। सेडेंट्री मतलब ये एक ही जगह पे रहते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, मतलब रॉक्स के ऊपर चिपके होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, और फिल्टर फीडर होते हैं। फिल्टर फीडर का मतलब है कि ये क्या करेंगे, जो पानी के साथ में जो छोटे मोटे फूड पार्टिकल हैं उन्हीं को खा के काम चलाते हैं। जैसे टाइड्स आए, टाइड के साथ में अगर कोई भी चीज आई उसमें न्यूट्रिएंट डिसॉल्व है, उसी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इनका इस तरीके का ये जो है माउथ जैसा है, ये इस तरीके से ओपन हो जाता है, उसके बाद में जो भी फूड है वो इसके थ्रू अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे दो स्पीशीज थी इनकी जो रह रही थी, एक स्पीशीज थी बेलेनस और दूसरी वाली स्पीशीज थी बेटा कैथामेलस। तो जो बेलेनस वाली स्पीशीज है जो ऊपर देख पा रहे हो, ये दोनों ही स्पीशीज एक ही हैं, एक ही हमारी बर्नैकल की ये दोनों सब स्पीशीज हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये दोनों ही फिल्टर फीडर हैं, ये दोनों ही रॉक के ऊपर चिपकी हुई हैं, इन दोनों का काम ही फिल्टर फीडिंग करने का है, ये दोनों ही आपका एक ही रीजन पे रह रही हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो बेलेनस थी, ये बेलेनस कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज थी, और ये जो कैथामेलस नीचे वाली स्पीशीज देख पा रहे हो, ये भी इसी की सब स्पीशीज है, ये कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज है। तो इसमें क्या हुआ, इस कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज बेलेनस ने कैथामेलस स्पीशीज को क्या कर दिया, वहां से एक्सक्लूड कर दिया, खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो यही बात यहां पे की गई है कि बेलेनस लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर, कैथामेलस स्मॉलर एंड कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर। तो बेलेनस डोमिनेट्स इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड कैथामेलस। बेलेनस ने क्या किया, कैथामेलस को वहां से एलिमिनेट कर दिया या एक्सक्लूड कर दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये भी एक किस चीज का एग्जांपल है बेटा, ये भी एक एग्जांपल है आपका, एविडेंस है कंपटीशन का। जैसे टॉर्टोइस को किसने, गोट्स ने खत्म किया, इसी तरीके से जो कैथामेलस थी उसको किसने खत्म कर दिया, बेलेनस ने खत्म कर दिया। किस तरीके से खत्म किया, कंपीट करके खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर थी और ये वाली कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर थी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अब अगली बात यहां पे की गई है, गॉज ने एक बेटा प्रिंसिपल दिया था, गॉज नाम के एक साइंटिस्ट थे। जैसे कॉनल्स ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था, कॉनल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पे, जिसमें इन्होंने आपका दोनों बर्नैकल की स्पीशीज के साथ में काम किया। ऐसे ही गॉज ने एक प्रिंसिपल दिया, बहुत आसान सा प्रिंसिपल था, कोई ज़्यादा इन्होंने बड़ी बात नहीं की। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश में बता दूंगा इसको। पहले इन्होंने क्या बताया इसमें, इन्होंने बोला कि भाई दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का मतलब जिनके फूड रिसोर्सेज कॉमन होते हों। तो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, वो कभी भी एक एरिया में साथ में को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसमें से एक स्पीशीज क्या करेगी, एक्सक्लूड कर देगी या एलिमिनेट कर देगी दूसरी वाली स्पीशीज को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो स्पीशीज हैं जो क्लोजली रिलेटेड हैं, वो कभी भी एक जगह पे को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज है वो इंफीरियर वाली को एलिमिनेट कर देगी या एक्सक्लूड कर देगी। इसी चीज को कहा गया गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, गॉज ने दिया है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन का मतलब है एक स्पीशीज का एक्सक्लूड हो जाना और कंपटीशन के कारण
उसी को गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नाम दे दिया गया। अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या कही गई है। ये सब टॉपिक है, कंपटीशन का सब टॉपिक है तीसरा। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कौन सा, इंटरफेरेंस कंपटीशन, दूसरा पढ़ा कॉम्पिटिटिव रिलीज, अब पढ़ रहे हैं तीसरा गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीसरा सब टॉपिक है किसका, कंपटीशन टॉपिक के अंदर। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब यहां पे डेफिनेशन देखिए, यहां पे बोल रहे हैं कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं जो कंपीट करती हैं सेम रिसोर्स के लिए, कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली, वो कभी भी एक दूसरे के साथ में को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि द कंपिटिटिव इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। उसमें से जो इंफीरियर स्पीशीज है वो वहां से क्या कर दी जाएगी, एलिमिनेट कर दी जाएगी, और वहां पे बचेगी कौन, सुपीरियर स्पीशीज। कौन बचेगी, सुपीरियर स्पीशीज। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। ये तो कहा इन्होंने, आपके गॉस साहब ने, लेकिन ये जो गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये लगता है केवल लिमिटेड रिसोर्सेज पे, मतलब हर जगह नहीं लगेगा। ये जहां पे भी लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे वहां पे ये प्रिंसिपल लगेगा। इस बात को एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम मैकआर्थर था। उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला कि भाई हमेशा ऐसा नहीं होगा कि गॉस की जो प्रिंसिपल है जिसमें दो स्पीशीज में से एक खत्म हो जाएगी एक सरवाइव करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। वहां पे उन्होंने बताया कि कभी कभी वो रिसोर्स को पार्टीशन कर भी सकते हैं, मतलब समझौता करके रह लें। समझौता कैसे करा जा सकता है, उन्होंने बोला कि अगर वो स्पीशीज वहां पे जिंदा रहना चाहती हैं, को एग्जिस्ट करना चाहती हैं, तो वो अपना बिहेवियर में थोड़ा बदलाव ले आए, बिहेवियरल चेंजेस ले आए, जैसे फीडिंग टाइम को बदल लें। भाई जैसे दो बर्ड्स की स्पीशीज हैं, वो क्या करें कि भाई तुम जो है इस रीजन में पेड़ के खा रही हो, मैं इस रीजन में खाने लग जाऊं, या तुम डे नाइट में खा रहे हो, मैं नाइट में खा लेती हूँ, ठीक है, तुम इस तरीके के फूड को खा रही हो, मैं दूसरे तरीके के फूड खा रहे हैं। उसके अलावा चलो फूड भी नहीं बदल रहे, लेकिन क्या कर लें, फीडिंग के समय को बदल लें या फीडिंग की प्लेस को बदल लें। तो उससे एक तो वहाँ पे ये हो जाएगा कि जो उनके एनकाउंटर्स हो सकते हैं, एनकाउंटर मतलब जो उनके बीच में अगर सामने पड़ेंगी तो लड़ाई होगी, सामने पड़ी नहीं रही एक दूसरे के तो लड़ाई नहीं होगी। दूसरा, अपने फॉरेजिंग पैटर्न में थोड़ा बदलाव ले आए। फॉरेजिंग पैटर्न के अंदर बदलाव लाने का मतलब है बेटा कि जो अपने वो यंग वंस को पैदा कर रहे हैं, तो यंग वंस को पैदा करते हैं तो उस टाइम पे जैसे एग ले किए, वो हैच किए, फिर उसके बाद में उनके जो चिक हैं वो बाहर आए, उनको सबसे ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है और उस टाइम पे फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर एक ही साथ सारी स्पीशीज रिप्रोडक्शन करेंगी और एक साथ ही फॉरेजिंग करना चाहेंगी तो फूड के लिए क्या हो जाएगा, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चों को भी खाना खिलाना है और खुद के लिए भी फूड चाहिए। तो इन्होंने बर्ड्स ने क्या किया, या जो एग्जाम्पल है इसका बर्ड्स का ही है, उन्होंने क्या किया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, इस सीजन में अपने जो यंग वंस हैं उन्हें पैदा कर लो, हम अगले सीजन में कर लेंगे। तो ऐसा क्या होगा कि दोनों को फूड टाइम टू टाइम अवेलेबल रहेगा, मतलब आपके यंग वंस के लिए भी फूड मिल जाएगा और हमारे लिए भी मिल जाएगा। इसी चीज को कहा जाता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या कहा जाता है इसे, रिसोर्स पार्टीशनिंग। मतलब अगर एक्सक्लूजन से बचना है, हाँ जी, है जी बेटा, हाँ, जो वीकर होगी वो करेगी, उसको एग्जिस्ट करना है इसलिए होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ये दिखाया हुआ है, ये पूरा पेड़ था जिसमें एक येलो कलर की बर्ड रहती थी, समझने के लिए समझिएगा, एक पेड़ है जिसपे येलो कलर की बर्ड रहती थी। अब रेड वाली बर्ड भी आ गई, अब रेड वाली बर्ड आ गई तो येलो और रेड वाली थोड़ी सी बड़ी है साइज में इसके, येलो वाले के। तो अब क्या है कि दोनों अगर पूरे पेड़ पे ही फीड करती रहेंगी तो दोनों के बीच में हो सकता है यहाँ पे कोई फूड हो, रेड वाली के मैं खाऊं और येलो वाली के मैं भी खाऊं, दोनों में लड़ाई हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जोन डिसाइड कर लिया, आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखी कि भाई येलो वाली बोलती है ठीक है हम लोग ऊपर रह लेंगे, रेड वाली बोली ठीक है भाई हम बीच वाले रीजन में रह के खा लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपस में लड़ाइयाँ नहीं होंगी इनकी, ठीक है। नहीं, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल नहीं होगा बेटा, ये रिसोर्स पार्टीशनिंग का एग्जांपल होगा। कंपटीशन से बचने के लिए ऐसा करा जा रहा है, इसमें फायदा नहीं हो रहा है। अब जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे फूड अच्छा मिल जाए, हो सकता है इस रीजन में ज्यादा अच्छा फूड हो। ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये जाती नहीं है दोनों बर्ड्स आपस में लड़ाई करें, इस चक्कर में ये रिसोर्स को पार्टीशन कर रही है, ये समझौता करके रह रही है बस।
इट इज नॉट म्यूचुअलिज्म बेटा, इट इज काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, दोनों जो रह रही हैं कॉम्प्रोमाइज करके रह रही हैं। तो यहाँ पे अगली बात इन्होंने यही कही है कि इन्होंने अगली बात यहाँ पे ये कही है बेटा कि जो स्पीशीज फेस कर रही है कंपटीशन को, जो स्पीशीज कंपटीशन को फेस कर रही हैं वो इवॉल्व कर सकती है मैकेनिज्म ताकि वो को एग्जिस्ट कर सके, एक साथ जिंदा रह सके, रादर देन एक्सक्लूजन। मरने से अच्छा है भाई समझौता करके रह लो, या तो कंपटीशन करो और मर जाओ, या क्या करो कोएग्जिस्टेंस के लिए आप जो है रिसोर्स को पार्टीशन कर लो, और यही है रिसोर्स पार्टीशनिंग। और इसका एग्जांपल है क्या, ये थे मैकार्थर जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था, और इन्होंने एक ही पेड़ पे 5, ये रही 2 3 और ये रही 2, 5 वार्बलर चिड़िया होती है बेटा, 5 वार्बलर बर्ड की स्पीशीज को इन्होंने एक ही ट्री के ऊपर कोएग्जिस्ट करते हुए देखा। और कोएग्जिस्ट कैसे कर रही थी, वो कोएग्जिस्ट कर रही थी डिफरेंट फीडिंग टाइम करके और डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न, फीडिंग टाइम को बदल के और फोरेजिंग पैटर्न्स को इन्होंने बदल लिया, जिससे वो वहां पे क्या कर पा रही थी, कोएग्जिस्ट कर पा रही थी। इसी चीज को क्या कहा जाता है, रिसोर्स पार्टीशनिंग कहेंगे हम लोग, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, इट इज डिवीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज का बाय स्पीशीज टू अवॉइड कंपटीशन। किससे, स्पीशीज कर रही है इसको, डिवीजन को क्या करने के लिए, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। फॉर दिस दे चूज डिफरेंट फीडिंग टाइम और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, ठीक है। फीडिंग टाइम को बदल लिया और अपने यंग वंस को पैदा करने का वक्त बदल लिया, ताकि सबको फूड टाइम टू टाइम मिल पाए, उनके यंग वंस को सफिशिएंट फूड मिले और हमारे भी मिले। तो इसमें लिखा हुआ है इन्होंने, मैकार्थर showed that 5 closely related species of warblers birds living on a tree could avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities। तो behavioral differences ले आए अपनी foraging activity में, feeding activities में, तो उससे क्या हो गया, वो coexist कर पाई। तो हम लोगों ने competition पढ़ा, कंपटीशन के अंदर हमने कितने टॉपिक पढ़े, 4 टॉपिक पढ़े बेटा, 4 टॉपिक पढ़े। सबसे पहला पढ़ा कौन सा, इंटरफेरेंस कंपटीशन, दूसरा पढ़ा कॉम्पिटिटिव रिलीज, तीसरा पढ़ा हमने गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और चौथा पढ़ा हमने रिसोर्स पार्टीशनिंग। एग्जांपल्स हमने कौन कौन से पढ़े भाई, शुरुआत में हमने एक फ्लेमिंगो और बर्ड वाला एग्जांपल पढ़ लिया था, दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था अबिंगडन टॉर्टॉइस और गोट्स वाला, और तीसरा एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था बर्नैकल का बेलेनस और कैथामेलस वाला। बेटा ये सब याद रखना है आपको, ये सब के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बढ़िया वाले क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जांपल्स को आप बिल्कुल हल्के में मत लेना, ट्रस्ट मी, बिल्कुल हल्के में मत लेना। आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स के ऊपर, एग्जांपल के नाम दे दिया और आपको जो है 4 पॉपुलेशन इंटरेक्शन के नाम दे दिए, बताइए भाई इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन है, तो वो आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट याद होना चाहिए। डेफिनेशन भाई दे दी, 4 लाइन दे दी, उन्होंने बोला कि भाई ये सपोज करो रिसोर्स पार्टीशनिंग के ऊपर ही उन्होंने 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन किया, और उन्होंने बोला कि ये मैकेनिज्म कौन सा है, अब 4 उन्होंने ऑप्शन बना के दे दिए। तो आपको याद होना चाहिए इनके बारे में एटलीस्ट कि भाई ये कौन सी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा रट लो, लेकिन एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको कुछ, बेटा बोर्ड में तो आ सकती है, बोर्ड में तो आ सकती है, नीट की बात कर रहा हूँ मैं, बोर्ड में तो आएगी भाई, वो तो लिखने के लिए आएगी, आपको लिखनी भी पड़ेगी वहाँ पे। मैं नीट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो ये तो रही बात बेटा आपके इसकी कंपटीशन की। अब एक कंपटीशन के साथ में एक हल्का टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म, अब ध्यान से सुनना मेरी बात आप। कॉमेंसलिज्म एक इंटरेक्शन है जिसमें 2 स्पीशीज रहेंगी, हालांकि इंटरेक्शन तो सब में 2 अलग अलग स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होने वाला है, जिसमें एक स्पीशीज को तो बेनिफिट होगा और दूसरी वाली स्पीशीज को कोई बेनिफिट, कोई हार्म नहीं होने वाला। तो कुल मिला के ये एक इस स्पीशीज के लिए न्यूट्रल इंटरेक्शन है और इसके लिए ये बेनिफिशियल इंटरेक्शन है। उसके लिए कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस वाले के लिए फायदा है। तो इस तरीके का इंटरेक्शन बेटा हमारा आपका कॉमेंसलिज्म कहलाता है। अब कॉमेंसलिज्म में एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला एग्जाम्पल इन्होंने आपके सामने दिया हुआ है ऑर्किड का। देखिए ऑर्किड प्लांट ये देखने के लिए मिल रहा होगा, ये ऑर्किड है, ये ऑर्किड है ये। तो ये ऑर्किड क्या करता है, कभी कभी मैंगो ट्री जो होते हैं उनकी बड़ी ब्रांचेस के ऊपर ये ग्रो कर जाता है, लेकिन
ये वहां से न्यूट्रिशन डिराइव नहीं करता। मतलब आप ये समझिए कि ये वहां पे केवल रह रहा है। अब कहोगे कि सर वो रह रहा है तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, वो उसको वाटर कहाँ से मिल रहा है? तो बेटा जैसे पीपल होता है, पीपल, पीपल को आपने देखा है कहीं भी पेड़ जम जाता है, वो पीपल के पास में छत पे जम जाएगा, कहीं पे भी थोड़ी सी जगह मिलती है पीपल का पेड़ वहीं जम जाता है। क्यों जम जाता है बेटा? इनके पास में, कुछ प्लांट्स के पास में स्पेशल रूट्स होती हैं, उन्हें हाइग्रोस्कोपिक रूट कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मॉइस्चर से, एयर से, एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब आप इन्हें, ये सॉइल में भी नहीं उग रहे, ये ऊपर भी उग रहे हैं ना, तो ये वहाँ पे न्यूट्रिशन तो नहीं मिल पाएगा जैसे उसमें रूट्स में मिल सकता है, लेकिन हाँ पानी की जो रिक्वायरमेंट है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए, वो ये अपने एयर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं पानी को। हाँ उग जाते हैं वो। और आपके दिमाग में ये होता होगा भाई यहाँ से तो पानी भी नहीं आ रहा, फिर कैसे उग रहे हैं ये? तो ये बेटा इनके पास में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। तो ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म इन ऑर्किड के पास में भी है। ये क्या कर रहे हैं, ये ऑर्किड इस मैंगो की ब्रांच के ऊपर उग जा रहे हैं, पानी ये एयर से ले रहे हैं। केवल इनको फायदा ये हो रहा है ऊपर उगने से कि अगर पेड़ के नीचे उगते तो कैनोपी की वजह से सनलाइट इन्हें ना मिल पाती। अगर ये ऊपर ग्रो करेंगे तो इनको सनलाइट मिल जाएगी, और सनलाइट मिल जाएगी तो ये फोटोसिंथेसिस आराम से करके अपनी जो लाइफ स्पैन है उसे आराम से काट सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो मैंगो ट्री था उसको कोई फायदा नुकसान नहीं है, वो एक बहुत जाइंट सा ट्री है, उसकी एक ब्रांच पे अगर एक छोटा सा पौधा उग भी जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो दूसरा प्लांट ऑर्किड का उसके ऊपर ग्रो कर रहा है बेटा, उसको वहां पे बेनिफिट है, उसको वहां पे क्या है, बेनिफिट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहां पे मैंगो ट्री को क्या हो जाएगा बेटा, नो हार्म नो लॉस, नॉर हार्म नॉर बेनिफिटेड। और ऑर्किड प्लांट को यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। आपको केवल एग्जांपल याद रखना है, इतनी सारी जो मैंने बातें बताई हैं वो तो केवल आपको समझाने के लिए बताई, आपको केवल एग्जाम्पल याद रखना होगा। दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल बता रखा है बेटा बर्नैकल्स। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे बर्नैकल रॉक्स के सरफेस पे ग्रो कर जाते हैं, ऐसे ही कभी कभी वेल की बैक पे ग्रो कर जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक बहुत जाइंट सी वेल है, इसकी कमर पे वही बर्नैकल देखो ये चिपके हुए हैं, ये वहां पे ग्रो किए हुए हैं। इसमें देखो वेल को कोई नुकसान नहीं है, उसकी बैक पे उसको ये पैरासिटाइज नहीं कर रहे, उससे ये कोई न्यूट्रिशन नहीं ले रहे वेल से, केवल उसकी बैक पे ग्रो किए हुए हैं। ये फायदा इनको क्या है भाई, ये अगर रॉक्स मतलब कोस्टल रीजन पे रॉक्स के ऊपर चिपके रहते तो इनको शायद फूड कम मिल पाता, लेकिन वेल क्या है, वो पानी में घूम रही है अलग अलग जगह पे, तो हो सकता है इनको ज्यादा फूड मिल जाए मुकाबले कोस्टल रीजन के। बीच वाले रीजन में इनको ज्यादा फूड की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, और फ्री राइड मिल ही रही है, अलग अलग जगह घूमने का मौका मिल रहा है। तो ये किसका फायदा है, बर्नैकल का फायदा है, वेल का उसमें कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। तो ये क्या है, एक कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप याद रखना, जैसे अभी एक और एग्जाम्पल आपको इसमें पैरासिटिज्म में पढ़ाया जाएगा। पैरासिटिज्म में आपको एग्जाम्पल पढ़ाया जाएगा कि एक कस्कुटा होता है बेटा, ठीक है, वो एक पैरासिटिक प्लांट होता है, वो दूसरे प्लांट्स, हेज प्लांट एक एग्जाम्पल रखा है, उसके ऊपर ग्रो कर जाता है। तो अब वहां पे कॉमेंसलिज्म नहीं है कि आप कहोगे कि भाई हेज प्लांट के ऊपर अगर कस्कुटा ग्रो कर रहा है तो वो कॉमेंसलिज्म हो जाए, कॉमेंसलिज्म नहीं होगा, वहां पे वो पैरासिटिज्म है। क्यों? क्योंकि वो जो कस्कुटा है उसके पास में ना तो क्लोरोफिल होता फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ना उसके पास ऐसी कोई लीव्स होती, वो तो केवल दूसरे प्लांट के ऊपर ऐसे चिपक जाता है और वहीं से अपने न्यूट्रिशन लेता है। तो वहाँ पे जो जिस होस्ट प्लांट के ऊपर वो रह रहा है वहाँ से वो न्यूट्रिशन को भी ले रहा है, वहाँ से वो न्यूट्रिशन गेन कर रहा है। तो वो क्या है, एक तरीके का पैरासिटिज्म है। इसमें ये दूसरे प्लांट के ऊपर रह रहा है लेकिन कोई न्यूट्रिशन गेन नहीं कर रहा है, ये केवल वहाँ पे एक ये है कि उसको सपोर्ट मिल जाएगा, ऊपर ग्रो कर जाएगा, पर लाइट थोड़ी बहुत मिल जाएगी, अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ठीक है। ये बेटा नहीं, वो मनी प्लांट वो थोड़ी है। हाँ दूसरे अगर आप, वो तो देखो वो आपके ऊपर है कि आप उसे क्या सपोर्ट में दे रहे हैं, जो सपोर्ट लगा वो तो उसके ऊपर ही ग्रो करेगा बेटा। वो तो अब बड़े ट्री पे बड़े ट्री पे ग्रो कर जाएगा, उसको तो बेसिकली सपोर्ट चाहिए कि कहीं पे भी चढ़ चढ़ जाएगा, वो तो उसी जगह पे है। तो अब ये तो रही बात इसकी। अब तो सबसे पहला मैंने बताया ऑर्किड का और मैंगो ब्रांच का।
दूसरा बताया बर्नैकल्स का और वेल की बैक का। इसमें बर्नैकल को फायदा है, फूड ज़्यादा मिलेगा, नई जगहों पे जाने का मौका मिल रहा है। वेल के साथ में कोई फायदा नुकसान नहीं है, क्यों, उसकी बॉडी पे अगर थोड़े बहुत चिपक भी जाएंगे तो उसके ऊपर वेट तो कुछ बढ़ नहीं रहा, क्योंकि वो खुद भी इतनी बड़ी है, जाइंट है काफ़ी, ठीक है। तो वेल को कोई फायदा नुकसान नहीं है, बर्नैकल्स को वहाँ पे फायदा है। नेक्स्ट है बेटा कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल। एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, मैं फिर से बता देता हूँ। ये रही कैटल्स और ये बर्ड जो बगुले जैसी दिख रही है नीचे व्हाइट कलर की, ये है एग्रेट्स। तो ये क्या करती हैं बेटा, जहाँ पे भी ये कैटल्स ग्रेजिंग कर रही होती हैं वहाँ पे ये एग्रेट आसपास घूम रही होती हैं। उनके कारण है इसके घूमने का, मैंने आपको बताया था कल भी, कि इन एग्रेट्स को, इन बर्ड्स को इस घास में से इंसेक्ट्स को पिक करना, ढूंढना, फिर खाना बड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन ये ग्रेजिंग कैटल्स अगर यहाँ पे क्या है, ग्रेज कर रही हैं, तो ग्रेज करने की वजह से इंसेक्ट वहां से निकल के बाहर निकल सकता है, या जहाँ पे भी ये मूव करेंगी वहां पे मूव करने की वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो बाहर निकलेंगे। तो जब भी इंसेक्ट्स बाहर निकलेंगे उनको ये जो कैटल एग्रेट्स हैं, ये बर्ड्स हैं, ये उन्हें पिक करके खा लेंगे। तो इसमें क्या हुआ, कैटल्स को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इन बर्ड्स को, इन एग्रेट्स को इन कैटल्स के साथ में रहने में फायदा है। क्या फायदा है कि वो इंसेक्ट को ढूंढने में जो टाइम ये यूटिलाइज करती, एनर्जी ये यूटिलाइज करती, वो इन्हें यूटिलाइज नहीं करना। यहाँ पे तो आसानी से वो इंसेक्ट वहां पे बाहर निकल के आ जाएगा और उन्हें तो केवल उसको खाना पड़ता है। तो यहाँ पे कैटल एग्रेट को क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, और कैटल्स को कोई बेनिफिट कोई हार्म नहीं होता। तो आइए थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि द एग्रेट फॉरेज क्लोज टू वेयर कैटल्स आर ग्रेजिंग, मतलब जो एग्रेट्स हैं वो, जो भी फॉरेज का मतलब तो खाना, वो खाएंगी क्लोज टू कैटल्स आर ग्रेजिंग, जहां पे भी कैटल ग्रेज कर रही होती हैं। तो जैसे कैटल मूव करेंगी वेजिटेशन इंसेक्ट बाहर निकल के आ जाएंगे, वेजिटेशन इंसेक्ट्स कम आउट, और अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर द एग्रेट टू फाइंड एंड कैच द इंसेक्ट। मतलब अगर ये कैटल्स ना होती तो एग्रेट्स के लिए क्या होता, इंसेक्ट्स को ढूंढना और खाना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाती। तो इसमें हमारी कैटल एग्रेट बेनिफिट में है और ग्रेजिंग कैटल को कोई बेनिफिट कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल है बेटा सी एनीमोन और क्लाउन फिश। अब देखिए, अगर आप लोगों ने कभी फाइलम सीलेंट्रेटा पढ़ा हो, या निडेरियंस भी कहते हैं इन्हें, तो आपने पढ़ा होगा कि उनके पास में स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, जिन्हें हम लोग नीडोब्लास्ट कहते हैं। और उस नीडोब्लास्ट के अंदर एक कैविटी होती है जिसमें एक टॉक्सिन भरा होता है, जिसे हम लोग नीमोसिस्ट कहते हैं। नीमोसिस्ट एक कैविटी है जिसमें वो टॉक्सिन भरा होता है। तो ये क्या होते हैं, जैसे हाइड्रा जैसी स्पीशीज हो गई, इनके ऊपर होते हैं, पॉलिप मेडुसा फॉर्म अगर आपने पढ़ा हो, ऐसे होते हैं ये, इस तरीके से इनकी बॉडी होती है, ये इनका माउथ होता है, ठीक है, ये इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसे सीलेंट्रॉन कहा जाता है, जिसके बेसिस पे इनको नाम मिला सीलेंट्रेट, ठीक है। उसी के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से इनके वो होते हैं बेटा, टेंटिकल्स होते हैं, और इन टेंटिकल्स के ऊपर इस तरीके से ये स्टिंग्स लगे होते हैं, जिन्हें हम लोग नीडोब्लास्ट कहते हैं। इन्हीं नीडोब्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर आप डिटेल में पढ़ें तो इन नीडोब्लास्ट के अंदर इस तरीके से कुछ होता है, इसमें एक कैविटी होती है जिसे निमोसिस्ट कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे कोई भी इंसेक्ट आया, उस इंसेक्ट के अंदर ये नीडोसिल, जो आगे वाला पार्ट होता है नीडोसिल कहते हैं, उससे ये उसके अंदर जो टॉक्सिन है उसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वो इंसेक्ट पैरालाइज हो जाता है। और पैरालाइज होने के बाद में ये क्या करते हैं, इनके पास में इसी के अंदर थ्रेड ट्यूब होती है, थ्रेड ट्यूब से उस इंसेक्ट को ऐसे लपेट लेते हैं और ले जाके उसे अपने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, माउथ में डाल देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे इनके जो स्टिंगिंग टेंटिकल्स हैं और जो पैरालाइज करने के इनके पास टॉक्सिन है, इसकी वजह से इनके आसपास, सी एनीमोनी के आसपास कोई भी एनिमल या कोई फिश ज़्यादातर नहीं भटकती। क्यों, उन्हें पता है कि अगर उसके पास गए तो हमें पैरालाइज कर देगी, हमें टॉक्सिन इंजेक्ट कर देगी, हमें स्टिंग कर देगी। लेकिन क्लाउनफिश को कुछ स्पेशल ऐसे रीजन्स उसके पता होते हैं जिसमें जाके वो छिप सकती है। क्लाउनफिश ने उसको अपना एक तरीके से मान के चलिए बॉडीगार्ड के तौर पे उसे इस्तेमाल करती है। जैसे कोई बड़ी फिश उसे खाने आ रही है, क्लाउनफिश ये है बेटा, ये ऑरेंज कलर की देख पा रहे हैं, ये क्लाउनफिश है। तो ये क्लाउनफिश क्या करती है, जब भी इसे लगता है कि भाई इंडेंजर्ड कंडीशन है,
बड़ी फिश मुझे खाने आ रही है, वो जाके सी एनीमोनी के पास छुप जाती है। तो बड़ी फिश उस सी एनीमोनी के पास जाएगी नहीं, क्यों? उसे पता है अगर मैं इसके पास में गई तो ये क्या करेगी, मुझे स्टिंग कर देगी, ये मुझे स्टिंग कर देगी। तो वो वहां से अपना रास्ता बदल लेती है, ठीक है भाई तू आज बच गई, कल देखेंगे, ठीक है कल फिर मिलते हैं नए रास्ते पे, जहाँ पे सी एनीमोनी ना मिले वहां पे घेरूंगी तुझे मैं, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्लाउन फिश क्या है, क्लाउन फिश क्या है, उसको फायदा है भाई, उसको तो पूरा फायदा मिल रहा है, बेनिफिटेड है वो, ठीक है। और सी एनीमोनी को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है भाई छुप रही है छुप जाओ, जब तक हम खड़े हैं नहीं मिलेंगे उस दिन तुम खाली जाओगी, ठीक है। तो इस तरीके से सी एनीमोनी को कोई बेनिफिट कोई हार्म नहीं है, लेकिन क्लाउन फिश को बेनिफिट है। तो स्टिंगिंग